2026 के एस्पिरेंट्स ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हर साल कम से कम 2 से 3 सवाल सीधे पूछे जाते हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे नजरअंदाज करना मतलब सीधे सीधे मार्क्स खोना है। और इसीलिए हमने पिछले 10 सालों के PYQs, एम लक्ष्मीकांत और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का पूरा निचोड़ इन 50 मास्टर प्रश्नों में समा दिया है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि प्रियम्बल का अंतिम सत्य है। दावा है कि अगर आपने ये सवाल समझ लिए तो एग्जाम में इससे बाहर सवाल जाना लगभग नामुमकिन है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। क्या आप इन 50 में से 45 प्लस स्कोर कर पाते हैं? हर प्रश्न के बाद आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। और हाँ, गहराई से सीखने और स्मार्ट तैयारी के लिए स्टडी OG को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल बहुत ही बुनियादी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी उद्देश्य प्रस्ताव, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर डी मौलिक अधिकार। देखिए, ये सवाल प्रस्तावना की नींव से जुड़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। जी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। यही हमारे संविधान का एक तरह से दार्शनिक आधार बना। अच्छा, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? हाँ, तारीखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शंस हैं ए 13 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 22 जनवरी 1947 या फिर डी 26 जनवरी 1950। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। पेश करने की तारीख और स्वीकार करने की तारीख अलग-अलग है। बिल्कुल। इसे पेश तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन इसे स्वीकार किया गया ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब सवाल नंबर 3, प्रस्तावना में जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये क्या दर्शाते हैं? ऑप्शंस हैं ए ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, बी भारत के लोगों की संप्रभुता, सी संयुक्त राष्ट्र की शक्ति या डी संविधान सभा की सर्वोच्चता। इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। ऑप्शन बी, भारत के लोगों की संप्रभुता। इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है, कोई बाहरी शक्ति नहीं। सही बात। चलिए अब एक ट्रिकी सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है? ये तो रटा होना चाहिए। हाँ, ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए संप्रभु पंथनिरपेक्ष समाजवादी, बी संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष, सी समाजवादी संप्रभु पंथनिरपेक्ष या डी पंथनिरपेक्ष समाजवादी संप्रभु। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक भी है याद रखने की। हाँ, बिल्कुल। सही क्रम है ऑप्शन बी, संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है SSSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SDR। बहुत बढ़िया। अब पांचवा सवाल, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ये तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। ऑप्शंस हैं ए समाजवादी लोकतांत्रिक एकता, बी समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, सी संप्रभु पंथनिरपेक्ष अखंडता या डी पंथनिरपेक्ष गणराज्य बंधुत्व। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे और वो हैं ऑप्शन बी में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये थे पहले 5 सवाल। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट्स में बताइए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यायिक व्याख्या पर। सवाल नंबर 6, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस था जिसने सबको चौंका दिया था। ऑप्शंस ए केशवानंद भारती केस, बी बेरुबारी यूनियन केस, सी LIC ऑफ इंडिया केस या डी SR बॉम्बई केस। सही जवाब है ऑप्शन बी, बेरुबारी यूनियन केस। ये 1960 का मामला है। तब कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। मतलब सिर्फ एक गाइड है, हिस्सा नहीं। बिल्कुल। तो फिर सवाल नंबर 7,
किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है शायद। ऑप्शंस। ए, बेरूबारी यूनियन केस, बी, गोलकनाथ केस, सी, केशवानंद भारती केस, या डी, मिनर्वा मिल्स केस। इसका जवाब है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी आया है ना? जी हाँ, बिल्कुल, यहीं से आया। ठीक है। सवाल नंबर 8, प्रस्तावना में गणराज्य या रिपब्लिक शब्द का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शंस। ए, राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है। बी, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। सी, संसदीय सर्वोच्चता। या डी, केंद्र सरकार की शक्ति। गणराज्य का मतलब है कि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं। हाँ, मतलब वो चुने जाते हैं। हाँ, तो सही ऑप्शन है बी, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ये तो प्रस्तावना के लक्ष्यों से जुड़ा है। ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो ऑप्शन बी सही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और इसी से जुड़ा है सवाल नंबर 10, आर्थिक न्याय का उद्देश्य संविधान के किस और भाग में भी पाया जाता है? अच्छा सवाल है। ये दिखाता है कि संविधान कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस। ए, मौलिक अधिकार, बी, नागरिकता, सी, मौलिक कर्तव्य या डी, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। आर्थिक न्याय का आदर्श हमें प्रस्तावना के अलावा ऑप्शन डी, डीएसपी में भी प्रमुखता से मिलता है। बिल्कुल। तो 10 सवाल पूरे हो गए। स्कोर कैसा चल रहा है? प्रश्न नंबर और ऑप्शन के साथ कमेंट करते रहिए। हाँ, हमें भी देखने में मजा आएगा। चलिए अब सवाल नंबर 11। भारत में पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर का सही अर्थ क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जिस पर बहुत बहस होती है। ऑप्शंस। ए, राज्य का अपना एक धर्म है। बी, राज्य धर्म विरोधी है। सी, राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है और उनका सम्मान करता है। या डी, केवल अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार। भारत का पंथ निरपेक्षता का मॉडल सकारात्मक है। इसका मतलब है ऑप्शन सी, राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को समान संरक्षण और सम्मान देता है। पश्चिमी मॉडल से अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग। अगला सवाल नंबर 12। प्रस्तावना में स्वतंत्रता या लिबर्टी के कितने प्रकारों का उल्लेख है? गिनना पड़ेगा। ऑप्शंस। A3, B4, C5 या D6। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। बिल्कुल सही। अब एक तथ्यात्मक सवाल, भारतीय संविधान कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया? ऑप्शंस। ए, 26 जनवरी 1950, बी, 26 नवंबर 1949, सी, 15 अगस्त 1947 या डी, 13 दिसंबर 1946। सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और हमने उसे अपनाया। और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी। सवाल नंबर 14, ये थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा है। 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले बलराम सिंह बनाम भारत संघ ने प्रस्तावना के बारे में क्या पुष्टि की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया फैसला है। ऑप्शंस है ए, समाजवादी शब्द हटाया जाना चाहिए। बी, पंथ निरपेक्ष शब्द असंवैधानिक है। सी, 1976 का संशोधन वैध है और ये शब्द अब संविधान की आत्मा है। या डी, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। इस केस में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और ये कहा था कि 1976 का संशोधन वैध है। मतलब ऑप्शन सी सही है। ये शब्द अब संविधान का अभिन्न हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अब सवाल 15, भारत को संप्रभु या सॉवरेन कहने का क्या अर्थ है? ऑप्शंस। ए, भारत संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। बी, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। सी, भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। या डी, भारत की सीमाएं बदल नहीं सकती। संप्रभुता का सीधा सा मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी बाहरी दबाव के बिना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, प्रस्तावना में बंधुत्व यानी फ्रैटर्निटी का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? बंधुत्व मतलब भाईचारा। ऑप्शंस। ए, केवल व्यक्ति की गरिमा। बी, केवल राष्ट्र की एकता। सी,
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, या डी आर्थिक समानता? प्रस्तावना में साफ लिखा है कि बंधुत्व दो चीजें सुनिश्चित करेगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। तो ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 17। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? ये एक दिलचस्प सवाल है। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शंस: ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी अर्नेस्ट बारकर, सी के.एम. मुंशी, या डी सुप्रीम कोर्ट बेरुबारी केस में। अर्नेस्ट बारकर ने इसे की नोट कहा था, लेकिन संविधान की कुंजी की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस में की थी। तो ऑप्शन डी सही है। अच्छा, ये एक बारीक अंतर है। जी। सवाल नंबर 18। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ऑप्शंस: ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी कनाडा। प्रस्तावना का विचार तो हमने अमेरिका से लिया, लेकिन इसकी जो भाषा है, जो शैली है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है। सवाल 19। किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? ये एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। ऑप्शंस: ए जवाहरलाल नेहरू, बी के.एम. मुंशी, सी बी.आर. अंबेडकर, या डी महात्मा गांधी। इसे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था के.एम. मुंशी ने। वो संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे। तो ऑप्शन बी सही है। बहुत खूब। अब 20वां सवाल। क्या प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल है? मतलब क्या आप इसे लागू करवाने कोर्ट जा सकते हैं? ऑप्शंस हैं: ए हाँ, बी नहीं, सी केवल मानवाधिकार मामलों में, या डी केवल सुप्रीम कोर्ट में। इसका जवाब है बी नहीं। ये गैर न्यायोचित है, मतलब नॉन जस्टिशिएबल। ये शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, पर इसे कानूनी तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता। तो 20 सवाल हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? अपनी एनर्जी बनाए रखिए, अभी आधे से ज्यादा सफर बाकी है। बिल्कुल, अब असली परीक्षा शुरू होगी। सवाल नंबर 21। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? ये तो बहुत सीधा सवाल है। ऑप्शंस: ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, या डी कभी नहीं। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। सवाल 22। वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत प्रस्तावना के किन शब्दों में छिपा है? विकल्प हैं: ए स्वतंत्रता और समानता, बी सामाजिक और आर्थिक न्याय, सी संप्रभुता और अखंडता, या डी गणतंत्र और लोकतंत्र। ये निहित है बी में, सामाजिक और आर्थिक न्याय में। सामाजिक और आर्थिक न्याय। जी। जब सामाजिक और आर्थिक न्याय एक साथ आते हैं तो ये समाज में संसाधनों के उचित वितरण की बात करते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 23। भारत में किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया है? हमने इस पर थोड़ी बात की थी। ऑप्शंस: ए साम्यवादी समाजवाद, बी लोकतांत्रिक समाजवाद, सी गांधीवादी समाजवाद, या डी बाजार समाजवाद। भारत का समाजवाद रूस या चीन जैसा नहीं है। हमारा समाजवाद है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां कल्याणकारी राज्य की भूमिका प्रमुख है। सवाल 24। प्रस्तावना में किन 2 पहलुओं की समानता का उल्लेख है? ऑप्शंस: ए धर्म और जाति की समानता, बी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सी वेतन और कार्य की समानता, या डी विचार और अभिव्यक्ति की समानता। प्रस्तावना में साफ तौर पर बी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है। अब सवाल 25। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति से प्रेरित है? ये तो विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा नारा है। ऑप्शंस: ए अमेरिकी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति, या डी गौरवपूर्ण क्रांति। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये नारा है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति का। बहुत अच्छे। 25 सवाल पूरे। आधा रास्ता तय हो गया है। अपना स्कोर चेक करते रहिए। हाँ, और देखते हैं कि कौन 45 के पार जाता है। सवाल 26। प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राज्य है? ये तो उसके चरित्र को परिभाषित करता है। ऑप्शंस: ए धर्मतांत्रिक, बी कुलीनतांत्रिक, सी पंथनिरपेक्ष, या डी राजशाही। इसका जवाब बिल्कुल साफ है, सी पंथनिरपेक्ष। सेक्युलर। जी। हालांकि ये शब्द 1976 में जोड़ा गया,
लेकिन इसकी जो भावना थी वो संविधान में हमेशा से थी। पंथ निरपेक्षता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका गहरा मतलब है कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये भारत की विविधता को सहेजने का एक तरीका है। सवाल 27, राष्ट्र की एकता शब्द में 42वें संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? ऑप्शंस: ए, राष्ट्र की सुरक्षा, बी, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता, सी, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, या डी, राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहले था राष्ट्र की एकता, बाद में इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, तो ऑप्शन सी सही है। सवाल 28, संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित हुआ? हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, देखते हैं याद है या नहीं। ऑप्शंस: ए, मिनर्वा मिल्स केस, बी, केशवानंद भारती केस, सी, मेनका गांधी केस, या डी, गोलकनाथ केस। ये भारतीय न्यायपालिका का शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। बी, केशवानंद भारती केस 1973। हाँ, ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। बिल्कुल। सवाल 29, 1994 के एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर किस सिद्धांत को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया? ए, संघवाद, बी, पंथ निरपेक्षता, सी, प्रस्तावना, या डी, उपरोक्त सभी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजबूती से बी, पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा बताया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है और कोई भी सरकार इसे कमजोर नहीं कर सकती। इस फैसले ने भारत में धर्म और राजनीति के रिश्ते को परिभाषित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सवाल 30, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ए, लोकतंत्र, बी, गणतंत्र, सी, समाजवाद, या डी, संप्रभुता। देखिए, सवाल में ही जवाब का इशारा है। वो अधिकार ए, लोकतंत्र के सिद्धांत से ही निकलता है और वो है मतदान का अधिकार, वोट देने का अधिकार। जी, लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन। बिल्कुल। 30 सवाल पूरे हो गए। कैसा चल रहा है? मुझे लगता है अब सवाल थोड़े और गहरे होते जाएंगे। हाँ। सवाल 31 कि प्रस्तावना पूरे संविधान के साथ पूर्ण रूप से मतलब केम इनटू फोर्स कब हुई? ए, 26 नवंबर 1949, बी, 26 जनवरी 1950, सी, 15 अगस्त 1947, या डी, 22 जनवरी 1947। यहीं पर अपनाने यानी अडॉप्ट और लागू होने यानी एनफोर्स का फर्क समझना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने उसे अपना लिया था। ये तारीख प्रस्तावना में दर्ज है। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू बी, 26 जनवरी 1950 को किया गया ताकि 1930 में लिए गए पूर्ण स्वराज्य के संकल्प का सम्मान किया जा सके। इसी दिन भारत सही मायनों में एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये ऐतिहासिक संदर्भ जानना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम इस्तेमाल हुआ है? ए, भारतवर्ष, बी, इंडिया, सी, हिंदुस्तान, या डी, भारत। ये मजेदार है क्योंकि इसका जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप प्रस्तावना किस भाषा में पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी संस्करण कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ इंडिया है, और हिंदी संस्करण कहता है हम भारत के लोग, तो वहाँ भारत है। अरे वाह। वैसे संविधान के अनुच्छेद 1 ने इस बहस को खत्म कर दिया है, जहाँ साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों ही नाम संवैधानिक रूप से सही हैं। बहुत खूब। सवाल 33, राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है? न्याय के 3 प्रकारों में से एक। ऑप्शंस: ए, सभी को समान आर्थिक संसाधन, बी, सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार, सी, धर्म की स्वतंत्रता, या डी, निशुल्क कानूनी सहायता। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर नागरिक की राजनीतिक प्रक्रिया में समान पहुंच हो, तो ऑप्शन बी सबसे व्यापक और सही जवाब है। सवाल 34, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ये एक ऑब्जर्वेशन का सवाल है। ऑप्शंस: ए, 1 बार, बी, 2 बार, सी, 3 बार, या डी, 4 बार। हम भारत के लोग भारत को एक, तो ये 2 बार आया है, ऑप्शन बी। पहली बार ये बताने के लिए कि शक्ति का स्रोत कौन है, भारत के लोग, और दूसरी बार ये बताने के लिए कि हम किस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं,
भारत। सवाल 35। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने बिंदु थे? ये थोड़ा डीप सवाल है। ऑप्शंस ए 6, बी 8, सी 10 या डी 12। उस ऐतिहासिक दस्तावेज में जिसने हमारे संविधान की दिशा तय की, उसमें बी 8 मुख्य बिंदु थे। इन बिंदुओं में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और विश्व शांति को बढ़ावा देने जैसी बातें शामिल थीं। हमारी प्रस्तावना इन्हीं 8 स्तंभों पर खड़ी है। 35 सवाल हो गए हैं, बस 15 और। हिम्मत बनाए रखिए। बिल्कुल। आप लोगों को इन सवालों में से कौन सा सबसे दिलचस्प लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। सवाल 36। प्रस्तावना में उल्लेखित तारीख 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है? विकल्प हैं ए संविधान के लागू होने की तारीख, बी संविधान के पूरा होने और उसे अपनाने की तारीख, सी स्वतंत्रता दिवस या डी गणतंत्र दिवस। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये तारीख है संविधान के पूरा होने और उसे अपनाने की तारीख। प्रस्तावना के आखिरी शब्द भी यही कहते हैं कि इस दिन हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। सवाल 37। समाजवादी शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने इस पर बात की है। ऑप्शंस ए निजी संपत्ति का उन्मूलन, बी सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सी आय, स्थिति और जीवन स्तर में असमानता को कम करना या डी एक दलीय प्रणाली की स्थापना। भारतीय संदर्भ में समाजवाद का लक्ष्य है असमानताओं को कम करना, तो ऑप्शन सी सही है। सवाल 38। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है? ध्यान से पढ़ना होगा। ऑप्शंस ए वयस्क मताधिकार, बी स्वतंत्रता, सी समानता या डी न्याय। ये एक अच्छा थोड़ा ट्रिकी सवाल है जो टेक्स्ट और भावना के बीच का फर्क दिखाता है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये शब्द तो साफ साफ लिखे हैं, लेकिन ए वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइज शब्द सीधे तौर पर प्रस्तावना में नहीं है। अच्छा। हाँ, लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ इसी से निकलता है, पर अगर हम सिर्फ लिखे हुए शब्दों की बात करें तो ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। सवाल 40। प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? ऑप्शंस ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संविधान या डी भारत के लोग। इसका जवाब प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों में ही है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। जी, इसलिए सर्वोच्च शक्ति डी भारत के लोगों में निहित है। 40 सवाल पूरे, आखिरी 10 सवाल बचे। ये आपका स्कोर तय करेंगे। बिल्कुल, अब ध्यान से। सवाल 41। प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है? इसका रोल क्या है? ऑप्शंस ए सरकार को शक्ति देना, बी संविधान के उद्देश्यों और दर्शन को स्पष्ट करना, सी मौलिक अधिकारों को सीमित करना या डी राज्य की सीमाओं को परिभाषित करना। ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। जैसे किसी भी किताब की जो भूमिका होती है, उसका काम क्या होता है? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। देखिए, प्रस्तावना सरकार को कोई सीधी शक्ति नहीं देती, नहीं वो अधिकारों को सीमित करती है। तो फिर इसका काम एक गाइड की तरह है। ये संविधान के निर्माताओं के इरादे, उनके लक्ष्य और संविधान का जो मूल दर्शन है ना, उसको हमारे सामने रखती है। अच्छा, तो ये बताती है कि हमारा संविधान आखिर हासिल क्या करना चाहता है। एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, संविधान के उद्देश्यों और दर्शन को स्पष्ट करना। सवाल 42। गणतंत्र का विचार किस देश से लिया गया है? ये एक तथ्यात्मक सवाल है। ऑप्शंस ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस या फिर डी जर्मनी। इसके लिए मैं एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ। गणतंत्र का विचार उसी देश से आया है जहां से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे निकले थे। ये तो बहुत बड़ा हिंट है। हाँ, तो जवाब है सी फ्रांस। अब आते हैं प्रश्न 43 पर। प्रस्तावना में न्याय, जस्टिस का आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति और डी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी सही है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बिल्कुल, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आदर्श है, ये लिया गया है 1917 की रूसी क्रांति से, यानी कि ऑप्शन बी। हाँ। प्रश्न 44। संविधान सभा में क्या किसी सदस्य ने प्रस्तावना में ईश्वर के नाम पर इन द नेम ऑफ गॉड शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था? विकल्प हैं ए नहीं, बी हाँ एच.वी. कामत ने,
सी हाँ B.R. अम्बेडकर ने या डी हाँ नेहरू ने। ये एक मजेदार फैक्ट है। क्या लगता है छात्रों को? इसका सही जवाब है बी हाँ H.V. कामत ने यह प्रस्ताव रखा था। अच्छा, तो फिर इसे शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो संविधान सभा ने इसे खारिज कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा चल रहा है। अब तक किसके 4 में से 4 सही हुए हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और अपना ऑप्शन बताइए, जैसे Q41-B, Q42-C। हमें भी तो पता चले कौन कौन पूरी एकाग्रता के साथ क्लास में है। हाँ जरूर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 45, प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, किस मौलिक अधिकार के अनुरूप है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28 या डी अनुच्छेद 32। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पर प्रस्तावना के वादे और मौलिक अधिकारों के बीच का लिंक पूछा जा रहा है। हाँ, प्रस्तावना में जो उपासना की स्वतंत्रता का वादा है उसे कानूनी गारंटी मिलती है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सही। अगला सवाल, प्रश्न 46, प्रस्तावना के अनुसार भारत के नागरिकों को सुरक्षित सिक्योर करना है। क्या सुरक्षित करना है? ए केवल न्याय, बी केवल स्वतंत्रता, सी न्याय, स्वतंत्रता, समानता या डी केवल बंधुत्व। यहाँ प्रस्तावना की जो वर्डिंग है वो बहुत मायने रखती है। सिक्योर और प्रमोट शब्दों के बीच एक अंतर है। बिल्कुल सही। प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है सभी नागरिकों को सुरक्षित करना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। और बंधुत्व के लिए प्रमोट यानी बढ़ावा देने शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एग्जैक्टली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत अच्छे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल, प्रश्न 47, क्या संसद प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित कर सकती है? विकल्प हैं ए नहीं, कभी नहीं, बी हाँ लेकिन मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना, सी हाँ पूरी तरह से बदल सकती है, डी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से। मुझे लगता है इसके लिए सबको वो ऐतिहासिक केस याद करना होगा जिसने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल, वो था केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, और वो शर्त ही सबसे जरूरी है। शर्त यह है कि आप इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। हाँ, बी हाँ लेकिन मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना। चलिए अब एक और फैक्ट बेस्ड सवाल, प्रश्न 48, भारत की प्रस्तावना को किसने संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा? ऑप्शंस ए N.A. पालकीवाला, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू। इसके लिए मेरे पास एक मजेदार ट्रिक है। अच्छा, बताइए। जैसे आपका आई कार्ड आपकी पहचान है, वैसे ही प्रियम्बल संविधान की पहचान है। पी से प्रियम्बल, पी से पालकीवाला। हाँ, ये बढ़िया है। और जवाब भी यही है, ए N.A. पालकीवाला। वो एक बहुत प्रसिद्ध न्यायविद थे और उन्होंने ये सटीक उपमा दी थी। ये ट्रिक काम की है। अगला सवाल, प्रश्न 49, प्रस्तावना में गरिमा, डिग्निटी शब्द का महत्व क्या है? ए ये केवल नेताओं के लिए है, बी प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है और वह केवल राज्य का साधन नहीं है, सी ये आर्थिक धन दर्शाता है या डी इसका कोई कानूनी अर्थ नहीं है। गरिमा, डिग्निटी, इसका मतलब क्या है दार्शनिक तौर पर? इसका मतलब बहुत गहरा है। गरिमा का अर्थ है कि हर व्यक्ति, हर इंसान का व्यक्तित्व पवित्र है, हर किसी का आत्मसम्मान है और राज्य को उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो मतलब वो सिर्फ राज्य के लिए एक साधन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी विचार को अनुच्छेद 21 में और विस्तार दिया गया है। तो सही उत्तर है बी। बहुत खूब। और अब हम आ रहे हैं आज के आखिरी सवाल पर, जी, जो करंट अफेयर से भी जुड़ा है। जी। प्रश्न 50, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया? विकल्प हैं ए डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ, बी सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, सी SR बोम्मई बनाम भारत संघ, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये काफी हालिया मामला है। हाँ, 2024 का। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ। कोर्ट ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये शब्द अब एक तरह की पवित्रता हासिल कर चुके हैं। अच्छा। तो कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भारतीय संदर्भ में इनका अर्थ
समान अवसर और सभी धर्मों का सम्मान है। तो कोर्ट ने एक तरह से इन शब्दों को भी मूल ढांचे का हिस्सा मान लिया। कह सकते हैं। ये फैसला दिखाता है कि प्रस्तावना समय के साथ कैसे विकसित होती है। बहुत ही शानदार। और ये थे हमारे 50 मास्टर प्रश्न। आपका फाइनल स्कोर क्या रहा? ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, और जिस किसी ने भी 45 प्लस स्कोर किया है उसकी तैयारी वाकई में शानदार है। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और स्टडी ओजी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। धन्यवाद।